हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एपी के एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 की। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक एपी है और उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो तो 4 है और इसी एपी का जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। तो बताइए इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भाई, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो भाई इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे पास है क्या क्या, हम लोगों के पास में देखो थर्ड टर्म है जो कि 4 है और थर्ड टर्म को हम लोग दिखाते हैं A3 से। तो A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, जबकि यहाँ पे -8 कौन सा टर्म दे रखा है, नाइन्थ टर्म। और नाइन्थ टर्म को हम लोग दिखाएंगे A9 से, तो इसकी वैल्यू है कितनी, -8। अब हम लोग जानते हैं कि भाई A3 का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है A+2D। तो A+2D की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और इस तरीके से एक इक्वेशन बनी। A9 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A+8D और इसकी वैल्यू कितनी है, -8, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों के सामने देखिए दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है जिनमें ए और डी। हम लोग क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यूज फाइंड कर लें। और जब ए और डी की वैल्यूज होंगी तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं या फिर कोई भी टर्म चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो भाई हम लोग इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं। तो लिखते हैं पहले 2। तो पहले लिखिए हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये है, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 यानी कि A+2D इक्वल टू 4 को। जब माइनस किया जाता है तो साइन चेंज, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी टर्म नेगेटिव हो गया। ए का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो खत्म हुआ। 8D में से देखो 2D माइनस कर देंगे तो अब बचेगा 6D। इस साइड में आ जाए तो दोनों ही टर्म्स कैसे है, नेगेटिव है। तो मतलब रिजल्ट होगा नेगेटिव और दोनों आपस में प्लस होके कितना मिलेगा हम लोगों को, 12। तो डी की वैल्यू इस तरीके से कितनी आई, डी की वैल्यू आई -12/6, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो इस तरीके से देखो डी की वैल्यू आ गई -2। अब हम लोग इस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। रखिए भाई A+2D है इक्वेशन, तो A+2 रखा और D की जगह पे क्या रख दिया हम लोगों ने, -2 एंड दिस इक्वल टू 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो A ऐसे ही रखा, 2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -4 और इस साइड में क्या है, 4। तो इस तरीके से देखो A कितना आया, 4 तो अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई 4 + 4 का मतलब 8। अब हम लोगों के पास में देखो कॉमन डिफरेंस भी है, हम लोगों के पास AP का फर्स्ट टर्म भी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, हमें तो पता नहीं है और जब नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं। तो अब क्या लेट किया हम लोगों ने लेट किया, लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP be 0। मान लिया कि इस AP का कौन सा टर्म, nth टर्म कितना होगा, 0 होगा। और किसी भी AP के nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग AN से। तो मान लिया हम लोगों ने कि AP का जो nth टर्म है वो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, तो इसका मतलब AN किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करिए, AN का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। चलिए रख देते हैं। तो इसकी जगह पे रखा A+n-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है भाई, n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू ही हम लोगों को बता देगी कि भाई इस AP का कौन सा टर्म 0 होने वाला है। राइट, तो चलिए A की जगह पे A की वैल्यू रखी n-1, D की जगह पे D की वैल्यू रखो यानी कि -2 एंड दिस इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करें तो 8 ऐसे ही रखा, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये टर्म कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। तो -2n लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा +2 एंड दिस इक्वल टू, इक्वल के इधर 0 है। अब 8 and 2 कितना हो जाना, ये बन जाना 10 - 2n।
तो 10 माइनस 2n की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, हमें n चाहिए। तो भाई इसको हम लोग क्या करें, नेगेटिव टर्म है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, तो लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 2n। फाइनली n चाहिए तो इस 2 को ट्रांसपोज करें, तो n इक्वल कितना होगा, 10 अपॉन 2 इक्वल टू n। कैंसिल आउट कर दें तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, भाई इस AP का 5th टर्म 0 होगा। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है दैट 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक AP है और उस AP का जो 17th टर्म है, इसी AP के 10th टर्म से कितना जाता है, 7 जाता है। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना होता है, बड़ा होना होता है, ठीक है। तो भाई इस AP का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 जाता है, तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें डिफाइन करना है, जबकि हम लोगों को दिया क्या है, 17 टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस दे रखा है बेसिकली हम लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा टर्म ज्यादा है, 17 टर्म किससे, 10th टर्म से। तो अगर ये टर्म ज्यादा है इस टर्म से, चलो ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं। 17 टर्म को हम लोग लिखते हैं क्या, A17, और 10th टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A10 से। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टर्म इस टर्म से कितना जाता है, 7 जाता है। और अगर ये टर्म यानी कि ये नंबर इस नंबर से 7 ज्यादा है तो क्या करें, 7 अगर इसमें प्लस कर दें तो दोनों कैसे हो जाने, इक्वल हो जाने हैं। बात समझ आ रही है। अब जैसे अगर ये इनके एक्सपेंशन पुट कर दीजिए, तो भाई A17 की जगह पे क्या रख सकते हैं, A17 की जगह पे रख सकते हैं A प्लस 16D, इक्वल में A10 की जगह पे रख सकते हैं हम लोग A प्लस 9D प्लस का 7। अब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो A से A कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, 16D, D वाला ये टर्म है, इसको ट्रांसपोज करके लेके आते हैं तो माइनस में आ जाएगा 9D, और इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर 7 है। 16D में से 9D माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 7D, और इधर क्या है, 7 है। D चाहिए फाइनली, तो 7 को कर दो ट्रांसपोज, डिवीजन में चला जाएगा, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक AP दे रखी है और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भैया इस AP का कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है, सबसे पहले तो ऐसा करो AP लिखो। भैया AP हम लोगों ने लिखी, तो AP में दिया है 3, 15, थर्ड टर्म 27, देन 39 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें क्या पता चलता है, इस AP के बेसिस पर हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर A कितना है, A है 3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, भाई ये कैसे निकाला, सेकंड टर्म यानी कि 15 में से 3 को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ गया 12। तो अब हम लोगों के पास में देखो कॉमन डिफरेंस है, हम लोगों के पास AP का फर्स्ट टर्म है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो हमें नहीं पता तो क्या करें, लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द nth टर्म, let the nth term of this AP be 132 more than its 54th term, ठीक है। तो मान लिया कि AP का कौन सा टर्म, nth टर्म, इसके 54th टर्म से ज्यादा होगा, कितना, 132। तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग AN से, और 54th टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A54 से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो टर्म है ना, वो इस टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। और अगर ये टर्म या फिर नंबर कह लो, ये नंबर अगर इस नंबर से 132 ज्यादा है तो भाई क्या करें हम लोग, अगर इस नंबर में 132 प्लस कर दें तो दोनों कैसे हो जाने, इक्वल, क्योंकि ये ज्यादा था 132, तो हम लोगों ने इसको भी 132 ज्यादा कर दिया, तो दोनों कैसे हो जाने, इक्वल हो जाने हैं। अब सिंपली करना कुछ नहीं है, क्या करिए,
ए एन की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए एन की जगह पे तो लिख सकते हो आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 54 की जगह पे रख सकते हो ए प्लस 53 डी। प्लस में क्या है, प्लस में 132 है, एज इट इज रख दीजिए। देखो कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ए से ए हो गया कैंसिल, राइट। अब किसकी वैल्यू जानते हैं, डी की वैल्यू जानते हैं, तो डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो भाई हम लोगों ने लिखा n माइनस वन, और डी की जगह पे क्या रख सकते हैं, डी की जगह पे रख सकते हैं हम लोग 12, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है 53, और यहाँ पे भी डी की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 12, प्लस का 132 हम लोगों ने ऐसे ही रखा। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टर्म्स देखें तो एक टर्म ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और तीनों ही टर्म्स पे हम लोग देखें तो 12 एक कॉमन फैक्टर है, 12 से ये टर्म भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, यहाँ भी फैक्टर दिख रहा है, और ये भी डिवाइड हो जाता है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 12, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस टर्म को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा हम लोगों को n माइनस वन, 12 से 12 कैंसिल। इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 53, और इस टर्म को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 11, राइट। हमें तो n चाहिए फाइनली, क्या करें, इस वन को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो n इक्वल टू 53 प्लस 11 है, और ये भी प्लस में आ जाएगा। तीनों को क्या करो, प्लस कर दो, और तीनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आ गया 65, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 65 निकल कर आती है। इसका मतलब इस AP का कौन सा टर्म, भाई कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे इस AP का 65th टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पर आते हैं, चलिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो एपीज हैं। पहली बात इस पर ध्यान दीजिएगा कि टू एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100, और उन दोनों एपीज के 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स, तो बताइए उन दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे दो एपीज बोली हैं लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो भैया डिफरेंट क्या होगा, उन दोनों का फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज लेट करनी होगी, तो हम लोगों ने लेट किया, लेट the first terms, let the first terms of the APs be, एक का मान लेते हैं A और दूसरे का मान लेते हैं हम लोग A डैश, ठीक है। पहली AP का A और दूसरी AP का हम लोगों ने A डैश मान लिया है, तो लिख देते हैं बात रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों के लिए हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस तो मान लिया A, ठीक है। और फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A है, सेकंड AP का फर्स्ट टर्म A डैश है, क्योंकि दो डिफरेंट AP है और दो डिफरेंट APs है, तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म सेम नहीं हो सकता। बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों APs के जो 100 टर्म्स का डिफरेंस है वो कितना है 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई फर्स्ट AP के अगर 100 टर्म को रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट AP के 100 टर्म को रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग A100 से। सेकंड AP के 100 टर्म को रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A-100 से, ठीक है। और डिफरेंस की बात है तो डिफरेंस के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि इसका जो 100 टर्म होगा वो बड़ा होगा, तो इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो क्या वैल्यू मिलेगी हम लोगों को 100। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, A100 का एक्सपेंशन क्या होगा, भाई A100 का एक्सपेंशन होगा A प्लस 99D, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन रखिए। A डैश 100 का क्या होगा, इसका तो फर्स्ट टर्म A डैश है तो रखा A डैश प्लस 99D, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो यहाँ भी 99D आया, एंड दिस इक्वल टू 100। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर रहा है,
तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सिंपली a प्लस 90 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं, तो माइनस का a डैश माइनस का 99d एंड दिस इक्वल टू 100 इस साइड में आया। अब 99d ये पॉजिटिव है और ये 99d नेगेटिव है, तो मिलता क्या है हम लोगों को फाइनली a माइनस a डैश की वैल्यू जो कि कितनी आ गई 100। अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को निकालना है दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, तो देयरफॉर निकालना है वो चीज लिखते हैं। हमें निकालना है a1000 माइनस a डैश 1000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा ये बताओ जरा। a1000 का एक्सपेंशन होगा a प्लस 999t, इसको एक ब्रैकेट में रखें, फिर माइनस का साइन है रखो भाई। a डैश 1000 है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा a डैश क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म a डैश है प्लस 999d, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है बस। तो a प्लस 999d हम लोगों ने ऐसे ही रखा, माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ से मिलेगा a डैश और ये टर्म बच जाना है नेगेटिव, तो यहाँ भी रख दिया हम लोगों ने 999t। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपस में कैंसिल हो गए, तो फाइनली मिल क्या रहा है a माइनस a डैश। और a माइनस a डैश की तो देखो हमारे पास वैल्यू है ना, a माइनस a डैश की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग 100, तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या रख दिया 100। इसका मतलब इन दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो क्वेश्चन हम लोगों से जान रहा है कि भाई 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कुछ अलग तरीके से, जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वो चीज समझना जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट्स के नंबर चाहिए, तो सबसे पहले तो बेटा 3 डिजिट्स के नंबर बताओ। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999। ठीक है, तो ये है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर, ये है सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि भाई ये दोनों नंबर्स क्या 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसको क्या करिए 7 से डिवाइड करिए। 7 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7, बचेगा कितना 2, फिर आ जाएगा 29, 7 4 जा 28, बचेगा कितना 1, फिर आ गया 9, और 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, बचा कितना 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच रहा है ना, ये रिमाइंडर कन्वे कर रहा है कि भाई जो 999 नंबर है, जो 999 नंबर है वो 7 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है 5 यूनिट्स ज्यादा है। और अगर हम लोगों को एग्जैक्टली 7 का मल्टीपल चाहिए, अगर हम लोगों को 7 का मल्टीपल चाहिए तो ये नंबर 5 डिजिट्स कम होना चाहिए। इसका मतलब जो 7 से डिविजिबल नंबर होगा वो क्या होगा भाई, 5 माइनस कर दें इस नंबर में से तो कितना आ जाएगा 994। करेक्ट है, तो ये वो नंबर है जो कि 3 डिजिट्स का है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है और 7 से डिविजिबल हुआ। एक बात समझ आ गई, तो हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को पता चल गया 7 से डिवाइड हो जाने वाला सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर। अब सबसे छोटे नंबर पर आते हैं, तो भाई इसको भी हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 से 1 टाइम डिवाइड होगा 7, बचेगा 3, फिर 0, और 7 4 जा 28, बचा कितना 2 बच गया। तो भाई ये रिमाइंडर क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ये रिमाइंडर कन्वे कर रहा है कि जो नंबर 100 है ये 100 7 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है 2 यूनिट्स ज्यादा है। करेक्ट है, इसका मतलब अगर इस नंबर में से हम लोग 2 माइनस कर दें तो एग्जैक्टली हमें मिल जाएगा क्या, वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि 7 का मल्टीपल। चलिए माइनस कर देते हैं, तो भाई हम लोगों ने 100 में से 2 माइनस किया, और जैसे ही हम लोग 100 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 98 आएगा। लेकिन ये तो अब 2 डिजिट का नंबर है ना, हमें तो चाहिए भैया 3 डिजिट का नंबर। तो ये जो 2 डिजिट का नंबर निकल के आया ना, बेसिकली ये सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल है। हमें चाहिए सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो कि डिविजिबल होगा 7 से। तो उसके लिए क्या करिए, इस 98 में 7 प्लस कर दीजिए,
क्योंकि ये मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है, और इसमें जैसे ही 7 प्लस करेंगे ना तो हमें मल्टीपल मिलेगा 7 का, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर होगा 3 डिजिट का। ठीक है, जब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो हमें पता चल गया कि भाई 7 से डिवाइड हो जाने वाला सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 105, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 994। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं हियर आर the three digit numbers divisible by 7। तो भैया शुरू कहाँ से होंगे, शुरू होंगे 105 से, और अगला 7 का मल्टीपल चाहिए तो 7 प्लस कर दें तो कितना है 112, फिर 119, और इसी तरीके से कहाँ पर एंड होंगे 994 पर एंड होंगे। ठीक है, क्लियरली दिस इज एन एपी, हम लोगों को दिख रही है ना, ये साफ तौर पे दिख रही है कि एपी है, तो क्लियरली चलो लिख देते हैं, क्लियरली दिस इज एन एपी। ठीक है, वेयर जहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जहां पे फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है भाई 105, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो 7, और मान के चलेंगे भैया यहाँ पे n टर्म्स हैं तो ये nth टर्म ही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, तो an की वैल्यू दे रखी है 994। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, फाइनली हम लोगों को निकालनी है n की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों से यही जान रहा है ना कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो क्वेश्चन को देखो आगे कहां से लेकर चल रहे हैं हम लोग, इस रिलेशन से। सो नाउ an इक्वल है किसके, 994 के, और an का एक्सपेंशन होता है यानी कि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 994। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है भाई, एक ही जगह पे एक ही वैल्यू जो कि कितनी दे रखी है यहाँ पे 105, n फाइंड करना है तो इसको तो ऐसे ही लेके चलो, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 7 एंड दिस इक्वल टू 994। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और इन तीन टर्म्स में 7 एक कॉमन फैक्टर है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7, जब हम लोग 7 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। 7 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ n माइनस 1 बचेगा, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 40। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अब देखो 15 माइनस 1 कितना बन जाना है, ये बन जाना है प्लस का 14 n के साथ में, एंड दिस इक्वल टू 142। हमें n चाहिए तो n को इधर ही रोको और इसको कर दो ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 142, ये माइनस में जाएगा 14, और 142 में से 14 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 128। इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिवाइड होंगे, ऐसे 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, और ये आंसर हुआ इस पार्ट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्या फर्क है, यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स दिए नहीं थे कि किस किस के बीच में निकालने हैं, बट 7 के मल्टीपल्स निकालने थे। यहाँ पे हम लोगों को 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं, लेकिन इस बार दिया है कि किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या 10 और 250 4 के मल्टीपल्स हैं या फिर नहीं है। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क है, तो भाई हम लोग क्या करें, 10 को डिवाइड करें 4 से, साथ में हम लोग 250 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। जब 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 हुआ, 1 बचा, 0 बचा। ठीक है, 0 नीचे आ गया। अब 4 2 जा 8 बचा कितना 2। इसका मतलब नंबर 254 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 2 यूनिट्स ज्यादा है। इसका मतलब अगर एग्जैक्टली हम लोगों को 4 का मल्टीपल चाहिए इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो वो क्या होगा, वो फाइंड करने के लिए भाई 250 में से जो रिमाइंडर है यानी कि 2 इसको माइनस कर दे तो 248। इसका मतलब 248 सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि 10 और 250 के बीच में होगा और 4 का मल्टीपल होगा। तो एक चीज हम लोगों को पता चली। अब 10 को डिवाइड करो 4 से तो 4 2 जा 8 हुआ, बचा कितना 2।
ये रिमाइंडर 2 क्या कन्वे कर रहा है, ये कन्वे कर रहा है कि भाई जो नंबर 10 है वो 4 के मल्टीपल से 2 यूनिट्स ज्यादा है। तो क्या करिए, अगर एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल चाहिए तो 10 में से 2 को माइनस करो। तो 10 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 8, लेकिन ये नंबर तो 10 से छोटा हो जाएगा, हमें चाहिए 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा, तो नेक्स्ट मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं, 4 को प्लस कर दो, 4 को प्लस कर देंगे तो 12 होगा मल्टीपल। 12 होगा फर्स्ट मल्टीपल जो कि 10 और 250 के बीच में होगा और 4 से डिविजिबल होगा। राइट, तो हम लोगों को पता चल गया कि शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी 12 से, और एंड कहाँ पे होगा ऐसे नंबर्स का जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, 248 पर। ठीक है, तो लिखते हैं, सो हियर आर द नंबर्स divisible by 4 and between किस किस के बीच में, 10 and 250, जो कि 10 और 250 के बीच में होंगे और 4 से डिविजिबल है। तो कौन कौन से नंबर्स ऐसे, शुरुआत होगी कहाँ से, 12 से, फिर अगला मल्टीपल 4 प्लस कर दीजिए तो क्या होगा 16, फिर अगला मल्टीपल 20, और इसी तरीके से नंबर्स होंगे और कहाँ पर एंड होंगे, नंबर्स एंड होंगे 248 पर। तो क्लियरली दिस इज एन एपी जहां पर फर्स्ट टर्म क्या है भाई, हियर ए इक्वल टू है 12, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है 4, और ये मान के चले कि एन टर्म्स है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होगा, इसका मतलब ए एन कितना हुआ, ए एन हुआ 248। अब हमें क्या चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो भाई इस रिलेशन का यूज करें। ठीक है, तो इस रिलेशन से क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। सो नाउ ए एन की वैल्यू कितनी है, 248 है, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 248। ए की जगह पर रखिए ए की वैल्यू जो कि कितनी है 12 रख दी हम लोगों ने, एन तो चाहिए तो इसको ऐसे ही लेकर चलो, डी की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 4 और इस साइड में क्या है 248। ठीक है, कभी भी देखो मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, तो ये टर्म्स हमेशा जिसका मल्टीपल बोला है ना उसी से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ये तीनों के तीनों टर्म्स ना 4 से डिविजिबल है, 4 एक कॉमन फैक्टर है। तो जब 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3, 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा n-1, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 62 मिलने वाला है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ये चीजें समझ आ गई। अब देखो 3 - 1 कितना हुआ, ये हुआ 2, तो हम लोगों ने n के साथ में रख दिया +2, इस साइड में क्या है 62। हमें फाइनली n की वैल्यू चाहिए तो इसको भी ट्रांसपोज करते हैं, सो देयरफॉर n इक्वल टू 62, और ये माइनस में चला गया। ठीक है, और 62 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 60। इसका मतलब 4 से डिविजिबल 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे भाई, ऐसे 60 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें दिया है हम लोगों को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ एपी दिस एंड दिस इक्वल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखो दो एपीज दे रखी हैं, पहली एपी ये है और दूसरी एपी ये है, और क्वेश्चन हम लोगों से जान रहा है कि भाई इन दोनों एपीज का कौन सा टर्म इक्वल होगा। एन का मतलब भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन ने बोला है कि nth टर्म यानी कि एन की किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म्स इक्वल होंगे, बट सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो इसका मतलब है कि इन दोनों एपीज का कौन सा टर्म आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो दो एपीज है भाई, दोनों एपीज को पहले हम लोग लिख लेते हैं। एक को नाम दे देते हैं हम लोग AP1 और एक को कह देते हैं हम लोग AP2। ठीक है, तो AP1 क्या दे रखी है, AP1 दे रखी है हम लोगों को 63 फर्स्ट टर्म है, फिर 65 है, फिर 67, और इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं। यहाँ पर हम लोगों को AP2 में दिया है फर्स्ट टर्म 3, अगला टर्म है 10, अगला टर्म है 17, और इसी तरीके से तमाम टर्म्स है। अब इन दो एपीज को हम लोग देखें तो भैया इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं हियर ए इक्वल टू, ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 63, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो भाई 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला 2 निकल कर आ गया। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके फर्स्ट टर्म को चलो 8 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3 है, और कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करना, और d कितना है 10 - 3, 10 - 3 का मतलब 7।
तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस है 2, जबकि इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 7 है। अब मान लेते हैं कि भाई इन दोनों एपीज का nth टर्म आपस में इक्वल होगा, तो लिख देते हैं इस बात को, लेट द nth term of both the APs be equal। मतलब क्या स्टेटमेंट का, मान लिया कि दोनों एपीज का जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस एपी के nth टर्म को दिखाएंगे आप किससे, इस एपी के nth टर्म को दिखाएंगे an से, और इस एपी के nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे a डैश n से, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब भाई an का एक्सपेंशन क्या होता है, an का एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a डैश n का एक्सपेंशन इसी तरीके से क्या होगा, इसका होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, a डैश की वैल्यू पता है, d डैश की वैल्यू पता है, बेटा वो वैल्यूज यहाँ पे सिंपली पुट कर देते हैं। a की जगह पे रखे हैं क्या 63, तो यहाँ पे रखा 63, n माइनस 1 ऐसे ही रखा, और d की जगह पे हम लोग रख देंगे 2। इस साइड में आए तो a डैश की वैल्यू कितनी है, a डैश की वैल्यू है 3, n माइनस 1 ऐसे ही रखा, और d डैश की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो भाई 63 ऐसे ही रखा। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो क्या मिलेगा 2n, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2, इस साइड में आ जाए 3 ऐसे ही रखा। 7 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 7n, और 7 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 7। अब 63 माइनस 2, 63 में से 2 माइनस कर दे तो यहाँ से बनेगा 61 प्लस का 2n, इधर देखें तो 7 माइनस का और 3 प्लस का है, तो इसका मतलब माइनस का 4 प्लस 7n हुआ। राइट, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भाई फाइनली n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n वाले टर्म्स एक तरफ लेकर जा रहा है और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ। यहाँ ऑलरेडी अपने प्लेस पर क्या है 61, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इस साइड में ऑलरेडी क्या है 7n है, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा माइनस का 2n, 7n में से 2n माइनस करेंगे तो मिलेगा 5n, और 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बन जाएगा 65, मतलब 5n की वैल्यू है 65, तो n कितना होगा भाई 65 अपॉन 5, कैंसिल आउट करते हैं तो n की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को 13, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों एपीज का जो 13th टर्म होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब इस एपी का भी हम लोग 13th टर्म निकालें और इस एपी का भी 13th टर्म निकालें, तो जो टर्म निकल कर आएगा, मतलब जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो भाई हमें क्या निकालना है, हमें एपी फाइंड करनी है। जिस एपी का जिस एपी का थर्ड टर्म कितना है 16 है, और जो इसका सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है। तो इस एपी का जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 यूनिट्स ज्यादा है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, एपी फाइंड करनी है। थर्ड टर्म हम लोगों को दे रखा है और सेवंथ और फिफ्थ टर्म के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करना है, इस दी गई इंफॉर्मेशन के साथ में। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को, चलिए लिखते हैं हियर, यहाँ पर हम लोगों को जो थर्ड टर्म है पी का वो दे रखा है कितना 16, तो A3 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 16। एक रिलेशन और दे रखा है किस किस के बीच में, सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म। तो सेवन टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A7 से, और फिफ्थ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A5 से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो टर्म है, यानी कि इस टर्म की जो वैल्यू है वो इस टर्म की वैल्यू से ज्यादा है कितनी, 12 यूनिट्स। इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से 12 ज्यादा है। तो जब ये नंबर इस नंबर से 12 ज्यादा है तो हम लोग क्या करें, अगर 12 इसमें प्लस कर दें तो दोनों कैसे हो जाने हैं, दोनों इक्वल हो जाने हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। भाई A3 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 16, और A3 का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1।
करेक्ट है। या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो या फिर ए की वैल्यू निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दो इक्वेशन बनाकर ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब a7 यहाँ पे लिखा है तो a7 की जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे लिख सकते हो a प्लस 60। यहाँ पर a5 है तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है a प्लस 40 प्लस का 12 एज इट इज हम लोग लिखते हैं। इक्वल के इधर उधर हम लोग देखें तो भाई क्या है, ये दोनों साइड्स में तो कैंसिल हो गया, तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 60 इक्वल में 4d प्लस 12। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो d की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6d यहाँ पर है, 4d यहाँ पर है, तो इस 4d को करो इधर ट्रांसपोज, तो क्या लिख सकते हैं 60 माइनस का 4d इक्वल हुआ किसके 12 के। 60 में से 4d माइनस कर दे तो हमें मिलेगा 2d इक्वल टू 12। तो इस तरीके से d की वैल्यू कितनी आई 12/2 डिवाइड करते हैं तो क्या मिला हम लोगों को 6, सॉरी क्या मिलेगा यहाँ से डिवाइड करने पर 6 मिलेगा। तो d की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी कितनी 6 निकाल दी। अब इस d की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन क्या है a प्लस 2d है, तो a ऐसे ही रखा 2 ऐसे ही रखा और d की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं 6 एंड इक्वल में क्या है 16 है। तो भाई इसको लिख सकते हैं a प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बना एंड दिस इक्वल टू 16 और इसका मतलब a इक्वल हुआ किसके 16 माइनस 12 के और 16 माइनस 12 का मतलब क्या हुआ 4। तो a की वैल्यू देखो कितनी है 4 है और d की वैल्यू 6 है। बट फाइनली हमें निकालना क्या है भाई, हम लोगों को तो AP फाइंड करनी है ना, ठीक है। और AP फाइंड करनी है तो आप क्या करो फर्स्ट टर्म निकाल दो, सेकंड टर्म निकाल दो, थर्ड टर्म निकाल दो, ठीक है। सो देयरफॉर AP का फर्स्ट टर्म तो भाई कितना होगा a यानी कि 4। AP का सेकंड टर्म हम लोगों को चाहिए तो कैसे निकालते हैं, a में d को प्लस करके, a है 4 और d है 6 तो क्या हुआ 10 हो गया। AP का थर्ड टर्म हम लोगों को चाहिए तो आप लिखेंगे इसको a प्लस 2d कर दो या फिर a2 प्लस d भी कर सकते हो, ठीक है। तो a की जगह पे वैल्यू रखी 4, 2d लिखा है तो 2 इंटू 6 कर दिया तो इस तरीके से बना 4 प्लस 12 और 4 प्लस 12 का मतलब हुआ 16। तो ये AP का थर्ड टर्म हो गया और डॉट 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 लगा दो इसी तरीके से, इसका मतलब होता है कि इसी तरीके से आपने बहुत सारे टर्म्स निकाले हैं। देयरफॉर फाइनली आंसर क्या हुआ, देयरफॉर the required AP is क्या हुई भाई AP। फर्स्ट टर्म तो हम लोगों को मिला कितना 4, कॉमा लगाइए, फिर अगला टर्म कितना है 10 है, फिर अगला टर्म क्या है 16 है और फिर बस 3 टर्म्स दिखा दो काफी है, फिर उसके बाद में डॉट 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 शो कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को AP फाइंड करनी थी, हम लोगों ने AP रिप्रेजेंट कर दी। कैसे निकालते हैं ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP और यहाँ पे हम लोगों को AP दे रखी है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक AP दे रखी है और बोला गया है कि भाई AP का लास्ट से 20th टर्म क्या होगा। इस बार हम लोगों को स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, इस बार हम लोगों को निकालना है लास्ट से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना भाई। तो सबसे पहले तो बेटा क्या करो, जो AP हम लोगों को दे रखी है ना वो लिख लो। तो हम लोगों ने लिखा 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, बीच में बहुत सारे टर्म्स है, फिर लास्ट में क्या है 253। तो भाई इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यानी कि दी गई AP के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा कैसे निकाला, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5। अब ये AP का लास्ट टर्म है और किसी भी AP के लास्ट टर्म को हम लोग दिखाते हैं L से, तो L की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 253, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है। यहाँ तक हम लोगों के पास में क्या है भाई, AP का फर्स्ट टर्म है, AP का कॉमन डिफरेंस है और AP का लास्ट टर्म है 253। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी जब हम लोगों को बोला जाए कि भाई एक AP है और उस AP का स्टार्टिंग से nth टर्म क्या होगा, तो भाई किसी AP के स्टार्टिंग से nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AN से और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब किसी भी AP का स्टार्टिंग से nth टर्म हम लोगों को फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वो टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाए कि AP के लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई ये होगा LN।
और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू टी। देखो स्टार्टिंग वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ए, तो स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। और लास्ट से अगर हम लोगों को nth टर्म कैलकुलेट करना होता है तो लास्ट से शुरू करते हैं यानी कि L से, तब फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी एपी के लास्ट से nth टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्क क्या है, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे L होता है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। सिंपली बस इतना करना है। तो अब हम लोगों को पता चल गया ना फॉर्मूला, क्या लिखे हम लोग तब, वी नो दैट कि एल एन किसके बराबर होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। अब लास्ट से हम लोगों को टर्म कौन सा चाहिए, 20th टर्म चाहिए, तो एन की जगह पे क्या रखना है, 20 रखना है। सो देयरफॉर एल 20 किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर होगा एल माइनस, इसकी जगह पे हम लोग 20 रखें, फिर माइनस का 1 इंटू डी रखते हैं। ठीक है, अब एल और डी की वैल्यूज पता है वो रख दीजिए। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने रखा 253, यहाँ माइनस कर देंगे इसको तो 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 है। तो फिर मिलता है हम लोगों को 253, 19 5 जा 95, और जब 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 158 आ जाएगा। इसका मतलब इस एपी का लास्ट से 20th टर्म क्या होगा, इस एपी का लास्ट से 20th टर्म होगा 158। तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th terms of the AP is 44, then find the first three terms of the AP। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक AP है और उस AP का जो फोर्थ टर्म है और एट्थ टर्म है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। जबकि इसी AP में 6th टर्म और 10th टर्म हम लोग फाइंड करें तो इनका सम हम लोगों को 44 मिलता है। तो बताइए इस AP के फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे। तो क्या फाइंड करना है, एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स आप लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है हम लोगों को बोला है कि एपी का फोर्थ टर्म और एपी के एट्थ टर्म का सम 24 है। तो भाई किसी भी एपी के फोर्थ टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A4 से, और एट्थ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A8 से, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम किसके बराबर है, 24 के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को बोला है कि इस एपी का सिक्स टर्म फाइंड करें और इस एपी का अगर 10th टर्म हम लोग फाइंड करें तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 44 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो दी गई कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, A4 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3D। A4 का एक्सपेंशन यही होता है, A8 का एक्सपेंशन होता है A प्लस 7D एंड दिस इक्वल टू 24। अब A और A मिलकर कितना हो गया, ये बन गया 2A, 3D और 7D दोनों को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 10D and this equal to 24। अब 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा A, इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5D और इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 12, और इस तरीके से बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आए तो क्या लिखा है A6, तो A6 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 9D एंड दिस इक्वल टू 44। अब क्या करें, A और A को प्लस कर दें तो बन गया 2A, बिल्कुल ऐसे ही 5D और 9D को प्लस कर देंगे तो 14D एंड दिस इक्वल टू 44। ठीक है, अगेन 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा A, इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 7D और इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 22। और इस तरीके से देखिए हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यूज निकाल लेनी है, और एक बार ए और डी मिल गया तो हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को कर रहे हैं माइनस, तो लिखो इसको। आपने लिखा A प्लस 7D इक्वल में क्या है 22, इस इक्वेशन को लिखे हैं तो A प्लस 5D इक्वल में है 12। माइनस करना है तो जिसको माइनस किया जाता है उसके साइन चेंज, तो भैया ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव। ए का प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है, खत्म हो गया ये। 7D में से 5D को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2D मिलेगा एंड दिस इक्वल टू 22 में से 12 माइनस किया तो इधर मिला हम लोगों को 10।
मतलब डी की वैल्यू निकली तब 10/2, तो डी की वैल्यू फाइनली आ गई कितनी 5। तो अब हम लोगों के पास में देखो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू को क्या करिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ए की वैल्यू निकाल दो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 करिए। इक्वेशन है a प्लस 5d, तो a ऐसे ही रखा, 5d है 5 ऐसे ही रखा और d की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 5 एंड इक्वल में क्या है इक्वल में 12 है। अब इसको सॉल्व करें तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 एंड दिस बिकम्स 12, दिस बिकम्स 12। तो यहाँ पे 12 रखा, a चाहिए तो इस 25 को करते हैं ट्रांसपोज, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25 और 12 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 30। ठीक है, तो a की वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाल दी कितनी माइनस का 30। हमें क्या निकालना है हम लोगों को, तो भैया इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, और जब आप इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म होगा a1, a1 का मतलब a, और a की तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है कितनी माइनस का 30। फिर हम लोगों को सेकंड टर्म यानी कि a2 चाहिए, कैसे निकाल सकते हो a1 में d को प्लस करके, और a1 कितना है a1 है 13 और d कितना है dy है कितना 5, तो यहाँ पे रखा 5 और a1 माइनस का 13 है, तो माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये बन जाएगा माइनस का a। ठीक है, a3 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग a2 में d को प्लस कर दें, और a2 अब कितना है a2 है माइनस का 8 और d कितना है d है 5, तो माइनस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 3। देयरफॉर 3 टर्म्स क्या हो जाते हैं तब इस एपी के, पहला टर्म हो जाता है माइनस 13, दूसरा टर्म हो जाता है माइनस का 8 और तीसरा टर्म हो गया माइनस 3। सो दीज आर the first three terms of the AP। तो यही AP के फर्स्ट 3 टर्म्स है। तो इसमें हम लोगों को दिया है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year, in which year did his income reach rupees 7,000। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक बंदा है सुब्बा राव, इसने 1995 में काम करना शुरू किया, किस सैलरी पर 5,000 रुपीज सैलरी पर काम करना स्टार्ट किया। हर साल जो इसकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट होता था वो 200 रुपए का होता था। तो बताइए कितने साल के बाद में क्या निकालना है, कितने साल के बाद में जो उसकी इनकम है वो रुपीज 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम लोगों को फाइंड करना है, हम लोगों को एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम लोगों को दिया क्या है भाई स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी किस सैलरी पे काम करना उसने शुरू किया 5,000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में सैलरी थी 5,000, इसका मतलब एपी के लिहाज से हुआ फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल कितने रुपीज का 200 रुपीज का। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर की सैलरी और सेकंड ईयर की सैलरी में डिफरेंस कितना हुआ 200 रुपी का। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है भाई डी हम लोगों के लिए, तो बी कितना है 200। अब कितने साल के बाद में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि भैया एन ईयर्स के बाद में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, तो ये बेसिकली क्या हुआ तब उस केस में ये हुआ nth टर्म यानी कि 7,000। अब हमें निकालना क्या है भाई, हम लोगों को कितने साल के बाद में ऐसा होगा यही फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन को आगे कहाँ से लेकर चले भाई इस रिलेशन से। ठीक है, सो गिवन दैट कि ए एन कितना है, ए एन है 7,000। अब एन का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 7,000। अब ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं भाई। ए की जगह पे हम लोगों ने रख दिया क्या 5,000, चलिए रख देते हैं, प्लस एन तो फाइंड ही करना है तो एन माइनस 1 ऐसे ही रखा, और डी की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 200 एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है, इस साइड में हम लोग देख रहे हैं 7,000 है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं देखो यहाँ पे कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे कुल मिला के देखो 3 टर्म्स है, और इन तीनों ही टर्म्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 200 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये नंबर भी 200 से डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म भी 200 से डिवाइड और ये टर्म भी 200 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 200 से दोनों ही साइड्स के जितने भी टर्म्स है सबको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं।
तो जब 200 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 खत्म, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलने वाला है 25। 200 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 200 से 200 खत्म हो जाएगा, अंदर से क्या निकल कर आ जाएगा n-1, और 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 35। अब देखो 25 - 1 कितना हुआ, ये बना प्लस का 24 एंड दिस इक्वल टू 35। हमें तो फाइनली n चाहिए ना, तो उसके लिए इस 24 को कर दो ट्रांसपोज, तो n इक्वल कितना हुआ भाई 35 माइनस 24, और 35 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। इसका मतलब सुब्बा राव की जो सैलरी 7,000 रुपीज होगी वो कितने साल के बाद में होगी, 11 ईयर्स के बाद में होगी। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, then find the value of n. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई रामकली ने साल की शुरुआत में ₹5 पर वीक बचाना शुरू किया और उसने अपनी सेविंग्स को 1.75 इंक्रीज कर दिया हर हफ्ते। कहने का मतलब क्या है कि शुरुआती वीक में उसने ₹5 बचाए, फिर अगले हफ्ते 5 + 1.75 का मतलब 6.75 बचाए, फिर अगले हफ्ते में 1.75 और इंक्रीज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से nth वीक में जाकर जो इसकी सेविंग बनी वो कितनी बनी, 20.75 बनी। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा है भाई, शुरुआत कहाँ से करी है, ₹5 से करी है, हर हफ्ते इतनी सेविंग्स इंक्रीज हुई है, तो कितने वीक के बाद में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ईयर ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना हुआ, शुरुआत हुई है ₹5 से तो इक्वल टू 5। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो बेटा स्टार्टिंग वीक की सेविंग और अगले वीक की सेविंग के बीच में डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है ₹1.75 का, तो इसका मतलब डी हुआ। और nth वीक में जाके इतनी सेविंग होती है तो इसका मतलब ये हुआ an, तो an कितना है 20.75। और फाइनली निकालना क्या है हम लोगों को, n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को आगे कहाँ से लेकर चल रहा है भाई, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो हम लोगों को दिया है an की वैल्यू कितनी 20.75। ठीक है, अब an का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका एक्सपेंशन होता है a + n-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल कितना है 20.75। अब a की वैल्यू जानते हैं, d की वैल्यू जानते हैं भाई, पुट कर देते हैं a और d की वैल्यूज। तो a की जगह पे हम लोगों ने रखी a की वैल्यू यानी कि 5। ठीक है, n हम लोगों को फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रखे, और d की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 1.75 एंड दिस इक्वल टू 20.75। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब फाइनली हमें निकालना क्या है भाई, फाइनली हम लोगों को तो n की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टर्म में है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस टर्म को ट्रांसपोज करें, इसको यहीं पर रोकें। तो इसको तो हम लोगों ने यहीं पर रोका, मतलब n-1 इंटू में क्या है 1.75 एंड दिस इक्वल टू देखो 20.75 अपने प्लेस पर, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा। और जब हम लोग 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 15.75 मिल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है n-1 इंटू में 1.75 की। ठीक है, अब हमें फाइनली n चाहिए तो इस ब्रैकेट में, तो भैया इसको भी हम लोग कर दें ट्रांसपोज। अब 1.75 क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि n-1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 15.75 और अपॉन में 1.75। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर्स डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है, तो इस तरीके से डेसिमल हो गया खत्म। तो फाइनली यहाँ से नंबर निकल के आता है 1575 और नीचे बन जाता है 175। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। हम लोग देख रहे हैं 5 लास्ट में, तो बेटा 5 से क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से ऊपर वाले नंबर को काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। नीचे वाले नंबर को काटेंगे तो 5 3 जा 15, 2 बचा 25 बना 5 5 जा। ठीक है, अगेन 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 6 जा और 5 3 जा, और नीचे वाले नंबर को कैंसिल करें तो 7। ठीक है, 7 से अब देखो सीधे सीधे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। इसका मतलब n-1 की वैल्यू कितनी आई 9।
और हमें n चाहिए, तो इस -1 को भी ट्रांसपोज कर दें, प्लस में चला जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। इसका मतलब 10th वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, ₹20.75 हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का।